नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि पति के ना होने पर औरत की ज़िंदगी की क्या स्थिति होती है दोस्तों, पति के देहांत के बाद सुमन बिल्कुल टूट सी गई थी। वो थके हुए कदमों से बाजार से सब्जियां लेकर आई तो उसकी देवरानी सारिका कहने लगी, अरे कितनी देर लगा देती हो तुम बाजार में। देखो उधर मम्मी जी मुझसे चाय बनाने की जिद कर रही हैं। जाकर उन्हें चाय बना दो भाई। दिन भर उन्हें चाय की तलब ही लगी रहती है। दोस्तों, इतना कहकर वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, इधर अपने कमरे के भीतर बैठी उनकी सासू माँ पूर्णिमा जी सोचने लगी कि छोटी बहू को मैंने हमेशा इतना प्यार दुलार दिया, लेकिन आज एक कप चाय बनाने के लिए कह दिया तो उसने मना कर दिया। माना कि घर के सारे काम सुमन ही संभालती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे जरूरत हो तो छोटी बहू एक कप चाय भी बनाकर नहीं देगी मुझे। दोस्तों, उन्हें वक्त के साथ छोटी बहू का असली रंग भी समझ में आने लगा था। दोस्तों, सुमन की आंखों में आंसू उमड़ आए। इस घर के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। अपने पति के साथ मिलकर उसने अपने देवर कमल की परवरिश की थी। उसके ससुर जी का देहांत तो बहुत पहले ही हो चुका था। जब वह इस घर में शादी करके आई थी तो उसका देवर मात्र 15 साल का था। देवर को उसने बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार दुलार दिया था। सुमन और शिवम की लव मैरिज थी, इसलिए उसकी सास पूर्णिमा जी सुमन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी दोस्तों। लेकिन उसका देवर कमल हमेशा भाभी के आगे पीछे ही घूमता रहता था। अपने हर काम के लिए वह भाभी को ही आवाज लगाता था। शादी की 5 साल के बाद भी सुमन मां नहीं बन पाई थी दोस्तों। वह देवर को ही अपने बच्चे की तरह प्यार दुलार देती थी। दोस्तों, पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके देवर को एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया। अब वह अपने भैया से भी ज़्यादा कमाई करने लगा था। उसके भैया तो एक राशन की दुकान पर हिसाब किताब देखने का काम करते थे, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे। दोस्तों, बढ़िया कंपनी में नौकरी लगते ही अच्छे अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। तब पूर्णिमा जी ने अपनी पसंद की लड़की सारिका से कमल की शादी करवाई। दोस्तों, वह अपने छोटे बेटे बहू से बहुत प्यार करती थी दोस्तों। और इस बात का फायदा उठाकर सारिका भी अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर बस दिन भर घूमने फिरने में ही लगी रहती थी। घर का सारा काम सुमन ही करती थी दोस्तों। सुमन बस अपने पति के साथ खुश रहने की कोशिश किया करती थी। मगर दोस्तों, एक दिन दुकान से वापस आते हुए एक एक्सीडेंट में सुमन के पति शिवम की मृत्यु हो जाती है। बस तब से ही कमल का व्यवहार भी अपनी भाभी के प्रति बदलने लगता है दोस्तों। शिवम के गुजरने के बाद सुमन के पिता उसे साथ लेकर जाना चाहते थे। तब उसने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि मैं चली जाऊंगी तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा। दोस्तों, उस समय पूर्णिमा जी स्तब्ध सी रह गई कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया, फिर भी यह मेरे बारे में सोच रही है। फिर 6 महीने के भीतर ही सुमन के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया दोस्तों। इसके बाद कमल सोचने लगा कि मैं कब तक इस विधवा भाभी का बोझ उठाऊंगा। दोस्तों, एक दिन कमल ऑफिस से घर आया तो सुमन उसके लिए चाय लाई। कमल ने गुस्से में कहा कि भैया अपने पीछे तुम्हारा बोझ छोड़कर चले गए। भाभी, अब तुम किस अधिकार से इस घर में रह रही हो। भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, तुम इस घर से चली जाओ। अब तुम रसोई संभालते हुए नहीं बल्कि भीख मांगते हुए ज़्यादा अच्छी लगोगी। दोस्तों, यह सुनकर सुमन तड़प उठी। जिस देवर को उसने और उसके पति ने पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया था, आज वो विधवा भाभी को बेसहारा देखकर उसके सिर से छत छीन रहा था। दोस्तों, फिर सुमन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कमल, तुम भले ही जलील करके मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हो, लेकिन मेरे इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि मुझे भीख मांगना पड़े। तुम्हारी ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद वह कहती है कि मैंने और तुम्हारे भैया ने मिलकर आज तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फिर भी आज जब मेरा बुरा वक्त आया तो तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। इसके बाद वह कहती है कि पहले तो मैं तुम्हें अच्छी लगती थी, अब मैं बुरी कैसे बन गई। इसके बाद कमल की पत्नी सारिका गुस्से में कहने लगी, भाभी, आपको मेरे पति से ज़्यादा जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सामान उठाइए और चलती बनिए यहाँ से। दोस्तों, सुमन की आंखों में ढेर सारे आंसू झिलमिला रहे थे। वो थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे में अपना सामान समेटने के लिए जाने लगी। तभी दोस्तों, उसकी सासू माँ पूर्णिमा जी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सुमन हैरानी से सास की ओर देखने लगी दोस्तों। वह सोचने लगी कि मम्मी जी तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती हैं, यह भी मुझे 4 बातें सुना देंगी।
उसका मन बेचैन होने लगा दोस्तों, और वह सोचने लगी कि यह रिश्ते कितने क्षण भंगुर होते हैं। किसी इंसान के जाते ही सबका असली रंग सामने आने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे दोस्तों। लेकिन अगले ही पल पूर्णिमा जी ने ऐसी बात कह दी कि वह स्तब्ध रह गई। पूर्णिमा जी धीरे से बोली, बहू तुम कहीं नहीं जाओगी। दोस्तों यह सुनकर कमल और उसकी पत्नी भी हैरान रह गए। कमल कहने लगा, माँ वैसे भी तुम्हें भाभी पसंद नहीं थी, तो जाने दो ना इसे यहाँ से। अब इसका यहाँ क्या काम है। दोस्तों पूर्णिमा जी पीछे पलटी और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ते हुए कहा, हाँ मुझे ये पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि यह कैसी लड़की है जिसने शादी से पहले ही अपने लिए लड़का पसंद कर लिया। लेकिन तुम तो अपनी भाभी को बड़ा पसंद करते थे। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तब भी यह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं बन पाई। जब तक इन लोगों से कुछ लेना था तुम्हें, तब तक तुम्हारी नज़रों में भैया भाभी देवता समान थे, और आज जब तुम खुद समर्थ हो गए हो तो तुम्हारी भाभी तुम्हें बोझ दिखाई दे रही है। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वह घर इन्हीं दोनों ने अपनी मेहनत के बल पर बनाया है, और शायद तुम यह बात भूल रहे हो कि यह घर अभी भी मेरे नाम पर है। इसलिए इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूँगी। मैं भी अपनी बड़ी बहू को हमेशा गलत ही समझती रही। छोटी बहू मैं अपनी पसंद की लाई तो मैंने उसे भरपूर प्यार दुलार दिया, लेकिन कभी मैं उससे एक कप चाय बनाने के लिए कह देती तो वह मुझे इनकार कर देती। मैंने जिसे गलत समझा वह मेरी सेवा करने के लिए इस घर में रुकी। तुम लोगों को मैंने इतना प्यार दुलार दिया, लेकिन तुम लोगों को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं, और आज तुम इस बेचारी को घर से निकालने की बात कर रहे हो। यह घर तुम लोगों से पहले इसका है, और आज मैंने फैसला कर लिया है कि इस घर में सुमन रहेगी और तुम लोग इस घर को छोड़ के जाओगे। दोस्तों यह सुनकर कमल और उसकी पत्नी बौखला गए। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जो माँ हमेशा बड़ी बहू के विरोध में रही है वह ऐसा फैसला भी ले सकती हैं। उन्होंने तो सोचा था कि माँ भी अपनी बड़ी बहू को पसंद नहीं करती हैं तो वह भी सुमन को घर से बाहर निकलवाने में उनका साथ देगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा हो गया था। दोस्तों पूर्णिमा जी का दिल कब सुमन के लिए पिघल गया था किसी को पता ही नहीं चला था। सास की यह बात सुनकर सुमन आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ जी, आप कमल को और छोटी को इस घर से मत निकालिए। लेकिन दोस्तों पूर्णिमा जी ने कहा, नहीं बहू, मुझे ऐसी नालायक संतान नहीं चाहिए। ये बेटा जो भाई के जाते ही उसकी पत्नी के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहा है, वह मुझे भी क्या समझेगा। यह लोग तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। वह कहती है कि अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो इन लोगों को मेरे साथ बैठना भी गवारा नहीं है, तो ये लोग बुढ़ापे में मेरी देखभाल क्या खाक करेंगे। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अब यह लोग इस घर में नहीं रहेंगे। दोस्तों कमल और सारिका ने पूर्णिमा जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा जी ने एक न सुनी और उन दोनों को घर से निकाल कर ही चैन की सांस ली। सास का बदलता हुआ रूप देखकर सुमन का मन बहुत भावुक हो गया था और वह उनके गले लगकर रोने लगी। उसकी सास कहने लगी, बहू पहले तो मैं तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन शिवम के जाने के बाद मुझे अपना और तुम्हारा दर्द एक जैसा लगने लगा। कितनी कम उम्र में तुमने अपने पति को खो दिया। तुम मेरे लिए इस घर में रुकी रही, मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी सेवा में दिन रात लगी रही। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बहू। कहते कहते वह रो पड़ी। अब दोनों सास बहू एक साथ एक घर में रहने लगी थी। दोस्तों सुमन ने घर का खर्च चलाने के लिए पास के ही स्कूल में टीचर की नौकरी करना शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिवम को इस दुनिया से गए 5 साल हो चुके थे। पूर्णिमा जी बहू का अकेलापन देखती थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने बहू को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू मैंने तो अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दी। इतने सालों के बाद आज मुझे भी जीवन साथी की कमी महसूस होती है। पहले तो बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश में समय बीत गया, लेकिन अब बुढ़ापे में लगता है कोई अपना होता जिससे सुख दुख की बातें कर पाती तो अच्छा होता। लेकिन जो दर्द मैंने झेला है वह मैं तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। तुम दूसरी शादी कर लो बहू। दोस्तों यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि मैं शिवम की यादों को अपने दिल से कैसे भुला दूं। दोस्तों पूर्णिमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू तुम्हें शिवम की यादों को भुलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने जीवन में एक हमसफ़र को स्थान देना होगा।
ताकि दोनों जीवन के इस सफ़र में एक दूसरे का साथ दे सको। तुमने मुझे अपनी माँ समझा ना, तो मैं अपने बेटी को हर खुशी देना चाहती हूँ। मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे यह भरोसा होना चाहिए कि मेरे बाद भी मेरी बिटिया का ख्याल रखने वाला कोई है। दोस्तों, यह सब सुनकर सुमन रो पड़ी। धीरे धीरे उसकी सास ने उसे समझाया। एक दिन दोस्तों, सुमन कहने लगी, लेकिन माँ जी, मैं किसी और से शादी कर लूँगी और उसने आपका ध्यान रखने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। उसके बाद पूर्णिमा जी बोलती हैं कि बहू, जो लड़का इस घर में हमारे साथ आकर रहने के लिए तैयार होगा, हम उसी से रिश्ते की बात चलाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो, लड़का तो मैंने देख भी रखा है। दोस्तों, यह सुनकर सुमन हैरानी से सास की ओर देखने लगी तो सास कहने लगी, तुम्हें शिवम का दोस्त मधुकर याद है ना? वो कभी कभी हमारे घर आया करता था, लेकिन शिवम के जाने के बाद वह विदेश चला गया था, इसलिए घर नहीं आया। अभी पिछले महीने ही वह घर आया था। उसे यह सब पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ। जब तुम स्कूल जाती हो तो कभी कभार वह घर आता है। उसकी भी शादी नहीं हुई है। माता पिता के गुजरने के बाद उसने अपनी बहन की परवरिश की, फिर बहन की शादी करवाई। लेकिन अब जब वो शादी करना चाहता है तो उसकी बहन कहीं भी रिश्ते की बात चलती है तो कुछ ना कुछ करके रिश्ता तुड़वा ही देती है, क्योंकि उसकी नज़र भाई की मोटी सैलरी पर है। मधुकर ने भी तय कर लिया है कि अब वह भी बहन की जिम्मेदारी पूरी कर चुका है तो अपनी गृहस्थी बसाएगा, लेकिन बस उसे सही लड़की मिल नहीं रही है। एक दिन बातों ही बातों में उसने तुमसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उसे एक छोटा सा परिवार चाहिए और वह हमारे साथ इसी घर में रहने के लिए तैयार भी है। शाम को मैं उसे चाय पर बुला लेती हूँ, तुम लोग भी आपस में मिल लो, एक दूसरे को जान समझ लो। सुमन ने दोस्तों धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। धीरे धीरे दोस्तों सुमन और मधुकर की बातचीत होने लगी थी। एक मंदिर में उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मधुकर पूर्णिमा जी के घर पर आकर ही रहने लगा था। कभी कभार वह लोग उसके घर भी चले जाते थे। इस तरह से पूर्णिमा जी ने अपनी बहू का जीवन भी संवार लिया था और साथ ही अपना बुढ़ापा भी संवार लिया था। अब सुमन की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। साल भर के बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म भी दे दिया, इसलिए अब घर में खुशियों की बहार आ गई थी। सुमन हमेशा सही रास्ते पर चली। उसने परिवार के बारे में सोचा तो आज उसके जीवन में हर एक खुशी थी। दोस्तों, उधर जिसने उसे रास्ते पर भीख मांगने का रास्ता दिखाया था, उस देवर के ऑफिस में उस पर ऑफिस का डाटा लीक होने का आरोप लगा और उसे जॉब से निकाल दिया गया। उससे अब कोई भी कंपनी काम देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए घर के खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत होने लगी। तब मजबूरन उसकी पत्नी को छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। दोस्तों, उस शहर में उनकी इतनी बदनामी हुई थी कि उन लोगों को किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तो आखिरकार उन लोगों ने वह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन लोगों की ज़िंदगी में इतनी परेशानियां थी कि उनके जीवन में कोई खुशी नहीं रह गई थी। कमल का आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था। दूसरे शहर में जाकर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, वहाँ पर भी उसकी पत्नी ही छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह घर का खर्च चला रही थी। कमल ने अपने भाभी को भीख मांगने का ताना दिया था, लेकिन खुद आज वह 1 रुपया भी कमाने के लायक नहीं रह गया था। धीरे धीरे घर पर बैठे बैठे वह डिप्रेशन का शिकार हो गया था और अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शायद किसी मासूम का दिल दुखाने की वो यही सजा भुगत रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।